ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है पेरेंट्स तक भी जाने के लिए कि जो बच्चों पर एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं और एज से ही उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने पर तुल जाते हैं कहीं ना कहीं। शैलेंद्र जी, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो दर्शक सुन भी रहे हैं, बच्चे को एंट्रेंस का प्रेशर नहीं है, बच्चे को मार्क्स का भी प्रेशर नहीं है, बच्चे को आईआईटी और कॉलेज का भी प्रेशर नहीं है, बच्चे को प्रेशर है सिर्फ पेरेंट की एक्सपेक्टेशन। उसके दबाव में आके बच्चा कुछ ना कुछ गलत कदम उठाता है, हताहत होता है या पुअर परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जब उसको लगता है कि भाई हाय मेरे माँ बाप के पैसे मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा, वो कैसा सोचेंगे, मेरे भाई ने कर लिया मैं नहीं कर पा रहा, मेरी बहन ने किया मैं नहीं कर पा रहा, मेरे चचेरे भाई ने कर लिया मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पड़ोसी ने, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस में डालती हैं। ये सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं डालते। देखिए बच्चे की इच्छा थोड़ी है, बच्चे को तो पता भी नहीं डीपीएस क्या है, आईआईटी क्या है, वो तो माँ बाप को पता था, उन्होंने सुना था और वो लाके बच्चे के सामने रख दिया और कहा भी तुम भी यही करोगे। तो ये जो एक, अगर तुम भी यही करोगे तो पेरेंट का भी एक एक ड्यूटी बनती है कि वो उसके साथ हमेशा रहें। देखिए अगर एक पौधा मुरझा जाता है तो माली सबसे ज्यादा जोर उस पर लगाता है, खाद देता है, पानी देता है उसको ठीक करने के लिए, ना केवल उस पे जो अच्छा खासा हरा भरा उग रहा हो। तो पेरेंट की ये ड्यूटी बनती है कि भाई अगर बच्चा कमजोर है, नहीं आ रहा, तो आपको आगे आगे बढ़ के हाथ उठाना है। कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हें समझ आया नहीं आया, ना जाके टीचर से मिलते हैं, मिल भी आए तो एक बार चल तुम्हारे टीचर से पिछले महीने मिले थे। जब बच्चा रोज जा सकता है तो आप क्यों नहीं? ये तो आपकी एस्पिरेशन है, बच्चे की तो है नहीं। बच्चे को तो बाद में रियलाइज होगा उसने क्या अचीव कर लिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि वो पेरेंट्स जो हैं वो इतना स्ट्रेस ना दें बच्चे को। डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे करियर हैं हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, और इस कोरोना के बाद तो और ज्यादा होने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, जो कि आप बिना इंजीनियर और डॉक्टर बने कर सकते हैं। तो हताहत ना हो और बच्चे पे ज्यादा स्ट्रेस ना। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पर ज्यादा स्ट्रेस अपनी अपेक्षाओं का न डालें, बजाय बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दें। एक सबसे बड़ी चीज आकाश जी, कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई बच्चा आता है बहुत उम्मीदों के साथ आता है कि आपके पास आया कि वो मान के चलता है कि मैं आकाश जी के पास जा रहा हूँ या आकाश इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, मैं आईआईटी या जेई क्रैक कर लूंगा या मैं नीट को भी क्रैक कर लूंगा, मैं एंटर हो गया हूँ, ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये फिल होता है। तो उनके गोल को पूरा करने के लिए उनके किस तरह से हम मेंटल लेवल को अप करते हैं कि भाई आप मानसिक तौर पर भी इतने मजबूत होकर के चले तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे आपके साथ अभी नहीं जुड़े हुए, हम चाहते हैं उनके लिए वो टिप एंड टूल क्या होने चाहिए जो मेंटली हेल्थ होके, मेंटली फिट होकर के वो आगे इसकी तैयारी करें। देखिए साहब, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ अगर किसी चीज को, वो देता हूँ हेल्थ को। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, ना आप खेल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना खा सकते हो, आपको किसी चीज में मन नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप किसी भी मिशन पे निकलने वाले हो, चाहे आप हिमालय पे चढ़ने वाले हो, आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप 10 कदम में ही हार जाओ। तो सबसे पहले आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी हेल्थ रखनी है, और अगर आपकी बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो वो किसी भी लड़ाई को पार कर जाएगा, किसी भी स्ट्रेस को ओवरकम कर जाएगा। तो माँ बाप का बच्चों का ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा खाना, मेरा न्यूट्रिशन अच्छा है। जब आपकी बॉडी की कंपोजिशन ठीक है, देन दिस बॉडी कैन बी मेड टू यूज, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए या खेलने के लिए या किसी काम के लिए। और जब आपकी ये चीजें ठीक है तो इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाएं, किसी भी एजुकेशन की तैयारी करें, अगर आप एक स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। रोज का काम रोज। क्या होता है, बच्चे सिर्फ क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, उठा के किताब बाद में फेंक देते हैं कि अब ये जब एग्जाम आने लगेगा तब देखेंगे। तो वही उसी प्रोसेस को रिवर्स करना है। जैसे रोज का खाना रोज खाना है, हफ्ते का खाना संडे को नहीं खाना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक स्ट्रक्चर लर्निंग का, वो बच्चे को पूरा इम्बाइब करना है। अधिकतर बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएं। मैंने कहा तुम्हारा गोल क्या है? इसका जवाब ही नहीं है। जो बता देता है उसका गोल क्या है, मैंने कहा कहाँ लिखा है? जब तक लिखा नहीं है तो विश है, जब लिख लिया तो गोल है। गोल के आगे डेट डाल ली तो वो आपका टारगेट बन गया। तो आप अगर अपनी सोच को फोकस होके नहीं चलेंगे, तो केवल ये
इंटरेस्ट या विश लेके चलेंगे कि मुझे एंट्रेंस करना है, तो कहानी आगे नहीं जाएगी। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ, फूड, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, हैव क्लैरिटी, रोज का काम रोज, और जहां फंसे बिल्कुल फ्लैग उठाए कि साहब समझ नहीं आ रहा। बच्चे वहां पे पीछे हट जाते हैं और यहीं पे पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स कहते हैं सर हमें तो पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है। हमने कहा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछना है जब बच्चा घर आए, आज समझ आया कि नहीं आया। वो बोले समझ आया तो आप उसके हंस के मिलिए, बोले नहीं समझ आया तो बोलिए बच्चे आजा मेरे साथ, बता जरा क्या समझ नहीं आया, ये रहा टीचर का नंबर, जरा बात करो। तो आपको इसमें फिजिक्स जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टेस्ट दे के निकलता है बच्चा, कितने सवाल लगाए, मम्मी 100 लगाए, 100 में से कितने ठीक, 60, 40 नहीं बने, बेटा जरा 40 के आगे नाम लिख दे कौन से चैप्टर का है। इसमें आपको तो जानने की जरूरत नहीं, अब जरा कल चलेंगे तेरे टीचर को दिखा देंगे तेरे को आता नहीं। तो ये एफर्ट पेरेंट्स को डालना पड़ेगा। किसी भी सक्सेस के पीछे पेरेंट, स्टूडेंट और टीचर तीनों का हाथ है और बराबर हाथ है। तो ये पेरेंट्स अगर बच्चे समझ लें तो ये कहानी और ये जर्नी बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत आपने कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत ही थिन लाइन बता दी है कि पेरेंट्स जो ये मान करके चलते हैं कि मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया है, अब मैं फ्री हो गया, अब सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है, वो जाने और वो बच्चे को क्रैक करा के देगा। एक इसी के रिवर्स अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा जो पता चला इंस्टेंट उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद वो क्रैक नहीं कर पाया, डिसअपॉइंट होता है, वो आपके पास आता है, तब आप उसके कैसे और किस तरह से उसके पेरेंट्स को और उसको डील करते हैं और क्या चीजें वो जानना जरूरी है सबके बिल्कुल, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा। काफी बच्चे आते हैं शैलेंद्र जी ऐसे, और मैं उनको यही कहता हूं कि जिस आदमी ने फेलियर नहीं देखा उसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। तुम तो लकी हो जो तुमने इतनी जल्दी फेलियर देख लिया और इतना बड़ा देख लिया, अब तुम दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो। वो आदमी जो फेलियर जाके देखेगा 40 साल में, उसके तो मन मोटाव, डूज एंड डूट्स सारे तय हो गए होंगे, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस समय चेंज होना। तुम तो आज भी कच्चे खड़े हो, आज तुमने फेलियर देख लिया है, गलती अगर अपनी सारी लिख ली है, इस पे काम कर दोगे तो ये फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैं तो उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये घबराने की बात नहीं है। एक एग्जाम में पास ना होना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप जान के हैरान होंगे, आइंस्टाइन अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए थे जर्मनी में। वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका नाम आता है और उनको नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए और दूसरों की बात तो क्या। बिल्कुल सही बात है कि इससे घबराना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इससे घबराना नहीं चाहिए। एज ए पेरेंट्स मैं अगर आपसे बात करूं, अब मैं एज ए पेरेंट्स आपसे बात करूं, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सवाल होता है कि अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूट से हैं या आप टीचिंग मेथड में काम कर रहे हैं तो आप बच्चों के साथ कोई E=mc² टाइप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं या उनके साथ एज ए पेरेंट बिहेव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर कोई जानना चाहता है। देखिए, पेरेंट अगर अपना प्यार, अपना साथ और अपनी सपोर्ट दे देना बच्चे को, वो इतनी ज्यादा पावर बच्चे के अंदर दे देती है कि वो बच्चे के साथ पेरेंट एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाता है और उसकी कोई भी परेशानी होती है वो एकदम शेयर करता है और पेरेंट फिर एक्शन ले सकता है। बच्चे कहाँ परेशान होते हैं? जहां उनका कनेक्शन पेरेंट से वीक हो गया है और उनकी परेशानी वो अंदर ही दबाए हुए हैं, पेरेंट तक नहीं ले जा पा रहे और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो जैसे ही मेरे बच्चे मेरे से कुछ भी शेयर करते हैं, वो ऐसा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, चाहे घर में एक बच्चा हो, 2 हो या 3 हो, लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए वो सारे के सारे अनमोल हैं। उनके साथ अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है तो वो आपसे इतना खुल के शेयर करेंगे और जैसे ही आपके पास कोई इश्यू आएगा आप तुरंत उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। इश्यू आएगा ही नहीं तो आप सिर्फ डांट ही सकेंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि इशू जब तक आपके करीब नहीं आएगा आप उस पर सवाल नहीं कर पाएंगे, आप उस पर बात नहीं कर पाएंगे। आकाश जी, एक मेरा क्वेश्चन टैलेंट को लेके शैलेंद्र जी से, टैलेंट हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि अपार टैलेंट अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको मालूम नहीं चल पाता है। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को किस तरह से काम करना चाहिए इस टैलेंट के बारे में? क्या आपके टैलेंट रिकग्निशन प्रोग्राम्स हैं? थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे उस बारे में?
इसमें सौरभ जी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज, ये एक सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने पूछा। देखिए, हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा ही मैकेनाइज रहा है, और मैकेनाइज क्यों रहा है, वो बड़ी अनइमेजिनेटिव एजुकेशन जो है वो हमेशा से मिली है हिंदुस्तान में। वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की बात कर लें, ब्रिटिश राज की बात कर लें, वहीं से चला आ रहा है। लेकिन आज जो हम स्तर देख रहे हैं, जिस तरह की एजुकेशन और फ्रीडम विद द टीचर एंड स्टूडेंट हम देख रहे हैं, उसमें जो एक इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एजुकेशन का जो एक स्कोप बनता जा रहा है, उसकी वजह से जो बच्चे आज निकल के आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउट वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी वर्ल्डली वाइज। तो जैसे हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन पे हम लोग उनकी जो ट्रेनिंग है जब वो ज्वाइन करते हैं, उस पर इतना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं कि कैसे हम इस हीरे को अच्छे से तराशें, ताकि जब ये बच्चों के सामने जाए तो वो वही वही ग्लिटर और वही लाइटनिंग दे जैसा कि बच्चा एक्सपेक्ट करके आ रहा है। तो टैलेंट के ऊपर लगातार काम करना, उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, और नए टैलेंट को भी मौका देना। जैसे हम लोग करीबन 48 कैंपसेस में जाते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, और वहां से फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और वो भी वही लोग आते हैं जिनका टीचिंग में फ्लेयर है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके खुद के अपने कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ना अच्छी टीचिंग मिलने के, और उनको लगता है कि अब उनको आ गया है, उन्होंने आईआईटी खुद क्रैक किया है, मेडिकल खुद क्रैक किया, तो अब वो बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत ही टैलेंटेड यंग टीचर्स हमारे पास आते हैं, हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। और इस टैलेंट को नर्चर करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस स्पीड से आज एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर आपके पास आप जितने मर्जी प्लान बना लीजिए, वो सारे के सारे हर दूसरे दिन खराब हो जाते हैं। अगर आपकी टीम उम्दा है तो नए प्लान हर रोज बना पाएंगे। तो आपको ऐसे टैलेंट को बार बार इंडस्ट्री में लाना है, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, उनको लेके आए, और उनके साथ एज अ टीम हम काम करें, और उनको और कंपनी को आगे लेके। बिल्कुल सही बात है। टैलेंट को आगे लाकर ही हम नए टैलेंट को खड़ा कर सकते हैं या नया टैलेंट हम बना सकते हैं। एक आखिर में जाते जाते आकाश जी, सवाल यही है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना सपोर्ट आज चाहिए इस देश में डिजिटल लर्निंग? देखिए, डिजिटल लर्निंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको फायर के साथ एक कंपेयर करूंगा। भाई, आग अच्छा खाना भी बना सकती है, घर जला भी सकती है। तो इसको किस तरह से यूज करना है वो देखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए किन किन क्षेत्रों में इसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए और किस लेवल पे होनी चाहिए, उसके लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हमारे सामने इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट बाय कॉर्पोरेट और बाय सरकार आनी चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर सकें। तो आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसकी जो स्पीड है अब कम नहीं होगी, वो काफी बढ़ेगी। हमें ये देखना है कि हम उसकी स्पीड को किस तरह से टेम करते हैं और सही डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाते हैं, ना कि उसके हम डिस्ट्रक्टिव। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, पेरेंट्स बात करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी अच्छी तो है, लेकिन उसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं, डिस्ट्रैक्शन के या बैड इन्फ्लुएंस के। तो उससे भी हमें बचना है, क्योंकि हम एक उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी एक अंडर एज है या अभी अडल्ट नहीं है। उनकी उस टेक्नोलॉजी, इस पूरे सिस्टम को समझ पाना हो सकता है मुश्किल हो, कि हमें कब कब रोकना है अपने आप को, कब हमें आगे जाना है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के इसका प्रचार करके, ताकि जो पेरेंट्स मान लिया टियर 3 टियर 4 टाउन में जिन्होंने अपने एजुकेशन में कभी टेक्नोलॉजी नहीं देखी, उनके बच्चे आज टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे गाइड करेंगे। तो वो प्रचार जैसे कोरोना का हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे डिजिटल एजुकेशन का होना चाहिए, ताकि सेफली हम इसको आगे ले जा सकें गाँव गाँव तक। बिल्कुल सही बात है कि सेफली हम ले जा सके। कुल मिलाकर के पत्रिका कीनोट सैलून में हम बात कर रहे थे आकाश चौधरी जी से। आकाश चौधरी जी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ है। आकाश इंस्टीट्यूट जो ब्रांड नेम है उनका, वो चलाते हैं। वो हमें बता रहे थे कि आखिर इस देश में डिजिटल लर्निंग किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से वो आपके घर के भीतर दस्तक दे रही है। जरूरत आपको समझने की है
कि आप उसको समझें, जाने, पहचाने कि आखिर उसका यूज आपको कैसे करना है। आप इस पूरे वीडियो में वापस आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो डिजिटल लर्निंग में आ रहे हैं। आकाश जी, आप हमारे साथ पत्रिका कीनोट सैलून में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। पत्रिका कीनोट सैलून में आप हमारे उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ते हैं और एक नए कन्वर्सेशन को हमेशा एक नई ऊंचाई देते हैं। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे नए कन्वर्सेशन।